नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में सीटेट मैथ एंड साइंस का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ और यह क्वेश्चन पेपर 20 अगस्त 2023 परीक्षा का पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम लोग साइंस के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। 22-21 के सभी क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करा दिए गए हैं और आज से 2023 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। तो यदि आपको यह सेशन कंटिन्यू चाहिए, 2023 के क्वेश्चन पेपर आपको सभी 1 बाय 1 करके आपको प्रोवाइड किए जाते रहें, तो उसके लिए आप कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा आपको ये सेशन कैसा लगा और अगला सेशन आपको चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए 61 है, यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन यहाँ पर दिया गया है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। तर्क आर है, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का उत्पादन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय के pH को अम्लीय बनाए रखता है। यह एक प्रबल अम्ल है जो भोजन में मौजूद अधिकांश जीवाणुओं को मारता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में प्रोटीनों को पचाने वाले पेप्सिन नामक पाचक रस को सक्रिय करता है। पेप्सिन अमाशय के गैस्ट्रिक मुख्य कोशिकाओं से स्रावित होने वाले पेप्सिनोजन को सक्रिय करता है, सक्रिय रूप है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए भी आवश्यक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण, मृदा में उपस्थित विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। ऑप्शन सी है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना, वापस छोड़ना। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण। तो ऑप्शन 62 का यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या बनेगा। तो 62 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, इसका सही जवाब बनेगा। नाइट्रोजन यौगिकीकरण शब्द का अर्थ की यदि हम बात करें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक रूप में परिवर्तन। इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य लाभदायक अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय पदार्थ है जो नए यौगिकों के निर्माण के लिए अन्य रसायनों के साथ आसानी से प्रतिक्रिया नहीं करता है, किंतु यौगिकीकरण की प्रक्रिया से। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस अवस्थित में स्प्रिंग में न्यूनतम कम से कम स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 63 का यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला दिया गया है। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। स्प्रिंग को न्यूनतम तक स्पीडित किया या दबाया जाता है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। ऑप्शन सी है स्प्रिंग को न्यूनतम तक संपीड़ित किया जाता है, वह ऊंचाई पर रखा गया है। ऑप्शन डी है स्प्रिंग को अधिकतम तक खींचा जाता है, उससे ऊंचाई पर रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का यहाँ पर जो आंसर राइट होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्प्रिंग को ना तो संपीड़ित किया गया है और ना ही खींचा गया है तथा वह भूमि पर पड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है। यहाँ पर उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियतापी जीवों को समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन ए है छिपकली, तोता, डॉल्फिन। ऑप्शन बी है कबूतर, मानव, छिपकली। ऑप्शन सी है सर्प, मेढक, काकरोच। ऑप्शन डी है फेल, मेढक, केचुआ। तो यहाँ पर 64 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्प, मेढक, काकरोच, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म को समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों को भरें। निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयित होकर डब्लू बनाते हैं, जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाते हैं। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती हैं। इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं, जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाती है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाती है। तो यहाँ पर आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, युग्मनज भ्रूण गर्भाशय और गर्भ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, Zn+Ca CO4 अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि अभिक्रियाशीलता श्रृंखला रिएक्टिविटी सीरीज में धातु अपने यौगिक से श्रृंखला में अपने नीचे की किसी भी अन्य धातु को विस्थापित कर सकती है, और इस श्रृंखला में जिंक कैल्शियम की तुलना में कम अभिक्रियाशील है और यह यौगिक कैल्शियम सल्फेट से कैल्शियम को विस्थापित नहीं कर सकता। यह दी गई अभिक्रिया संभव नहीं हो सकती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखाएं रिजु रेखाएं हैं? ऑप्शन ए है विराम अवस्था में पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ, एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। ऑप्शन सी है एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड वस्तु का दूरी समय ग्राफ और विराम अवस्था में पिंड वस्तु का वेग समय ग्राफ। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। ए, बी और डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है। 4 द्रवों ए, बी, सी और डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं और इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में सही कथन की पहचान करें। तो ऑप्शन यहाँ पर 69 का आपको देना है कौन सा विकल्प सही जवाब होगा। तो सही जो विकल्प की हम बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन यहाँ पर दिया गया है विद्युत धारा एक सदिश राशि है, और दूसरा विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी है। तो 70 का आपको विकल्प बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ए गलत है परंतु आर सही है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त किया जाता, फिर भी यह सदिश राशि नहीं है क्योंकि ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती हैं। विद्युत धारा के पास परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है परंतु यह उसकी सदिशता का प्रमाण नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 71 है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है लवक प्लास्टिड, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक न्यूक्लियस, रिक्तिका। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 71 का इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों क्या बनेगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ए, बी और सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी है सभी की कोशिका भित्ति होती है, सभी की केंद्र की झिल्ली होती, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। केवल डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही कथन ऑप्शन डी है दोस्तों, सभी की कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक जैव झिल्ली है जो कोशिका के आंतरिक भाग को बाह्य वातावरण से पृथक करती है और पदार्थों के प्रवेश निष्कासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अवशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए गए इसके द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सभी प्रकार से सुमेलित हों। तो एक तरफ कॉलम ए है, दूसरी तरफ कॉलम बी है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो यहाँ पर आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन
बी हो जाएगा ए का फिफ्थ और बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड और ई का थर्ड जवाब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला यहाँ पर दिया गया है प्लास्टिक की बोतल, तो प्लास्टिक की बोतल का जो मिलान हो जाएगा वो अनेक वर्ष से होगा। और दूसरा बी ऑप्शन में जो दिया गया है रेशमी रुमाल स्कार्फ का, इसका जो मिलान होगा 4 वर्ष से हो जाएगा। और सूती कमीज और शर्ट का मिलान जो होगा वो ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा 2.5 मंथ्स। और ऑप्शन डी में केले का छिलका, इसका जो मिलान होगा 1 से 2 सप्ताह। और पेपर यानी कि कागज़ का जो मिलान होगा वो 10 से 30 दिन। तो विकल्प यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है। एक ऊंचाई से 15 ग्राम द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना है। तो 74 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 शून्य है। प्रश्न के अनुसार पंख एक समान वेग से गिर रहा है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि उस पर काम करने वाला नेट बल शून्य है, क्योंकि उसका त्वरण शून्य है। इसका सिद्धांत न्यूटन का प्रथम नियम है, जो कहता है कि एक पिंड की स्थिरता की स्थिति में परिवर्तन केवल उस पर कार्य करने वाले कुल बल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है। यहाँ पर x की पावर 3 आयन तत्व x पर परमाणु द्रव्यमान 27 और परमाणु क्रमांक 13 से प्राप्त हुआ है। तो प्रोटॉनों, इलेक्ट्रॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या आपको यहाँ पर बतानी है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक 13, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक माइनस आयनी वैलेंसी। तो 13 में से -3 जाएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 10। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो 27 में से -13 जाएगा तो 14 आंसर यहाँ पर बनेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। तो 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरसों, गुलाब, पिटूनिया। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब बन जाएगा दोस्तों। द्विलिंगी पुष्प वे पुष्प हैं जिनमें नर और मादा दोनों प्रकार के यौन अंग पाए जाते हैं। सरसों, गुलाब और पिटूनिया द्विलिंगी पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। खीरा, पपीता और मक्का एक लिंगी पुष्पों को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77। गलत कथन की पहचान कीजिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको गलत कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, डुमती मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातिता होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। दुमती मृदा एक प्रकार की मृदा है जो बलुई मृदा और चिकनी मृदा का मिश्रण है। इस मृदा में लगभग 40% सिल्ट और 20% चिकनी मृदा और शेष 40% बालू होती है। जल तथा वायु के प्रवेश हेतु अधिक छिद्रित होने के कारण इस मृदा की उर्वरता शक्ति अधिक होती है और ये अपने कुल भार का 50% जल रोकने की क्षमता रखती हैं। और इस मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा भी अधिक होती है। यह चिकनी मृदा की अपेक्षा अधिक सुवातित होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए, बी, सी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थायराइड, अधिवृक्क जैसे एडिनल ग्रंथियाँ, प्यूस। अगला क्वेश्चन नंबर 80 है। सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से मुक्तोत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए। तो 81 का आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा यदि मानव सेल्यूलोज को पचा सके। अगला क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाली पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है,
प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी है। माध्यमिक कक्षाओं में भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरफ पढ़ाया जाता है। ऑप्शन सी है। प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में ईबीएस की तरह पढ़ाया जाता है। तो सही विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए। बी और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के एक समूह को एक ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथन तापमान क्वथनांक माप रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है। तो 83 का यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस मापना। अगला क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 84 का इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर, एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 है। कक्षा 8 में जीवों में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधियां करती है। वे 3 परख नलियां लेती है तथा प्रत्येक 3/4 को जल से भर देती है। परख नलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। वे परख नली ए में घोंघा डाल देते हैं, परख नली बी में जल पादप और सी में वे घोंघा पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस परख नली में CO2 का उच्चतम सांद्रण होगा। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्वानुमान। अगला क्वेश्चन नंबर 86 है। पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको चयन करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिलक्षित नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट जो आंसर बनेगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर ए और बी सही जवाब हो जाएगा। विज्ञान पाठ्यचर्या के संदर्भ में विषय वस्तु वैधता में से तात्पर्य उस सीमा तक है कि पाठ्यचर्या की विषय वस्तु उस विज्ञान विषय वस्तु का निरूपण प्रतिदर्श है जिससे विद्यार्थियों को जानना आवश्यक है। विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में सामग्री अद्यतन है, अवधारणा यथार्थ निरूपित है। कुछ विद्यार्थियों के लिए अवधारणाएं तुच्छ हैं, सामान्यतः परिलक्षित नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन 88 है। निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। तो 88 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यह विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुँचाता है। जब किसी कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है तब वह टीम दल शिक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। जब विविध सुविज्ञता वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। टीम शिक्षण में 2 या 2 से अधिक शिक्षक एक ही समय में कमरे या कक्ष में होते हैं, लेकिन बारी बारी से पूरी कक्षा को पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 89 है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। तो यहाँ नीचे गतिविधि दी गई है। पहले ऑप्शन में दिया गया है विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने था उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख के आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला और अंतिम क्वेश्चन है साइंस का। निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। ऑप्शन ए है यहाँ पर विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थियों की सहायता करती है। विज्ञान शिक्षा को बच्चे और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी बनानी चाहिए।
विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों के स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन डी है विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित करने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। तो दोस्तों ये रहे साइंस के 30 क्वेश्चंस को जो आपने सॉल्व किया, और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके अगस्त का जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसे आपने सॉल्व किया इस क्लास में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसी तरह से सीटेट 2023 के ऑनलाइन परीक्षा के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं और अगस्त में जो पेपर हुआ, इन सभी के आपको क्लासेस इस चैनल के माध्यम से रेगुलर प्रोवाइड की जाती रहेंगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।